Hello, good evening, Namaskar. How are you, students? Welcome once again to your class, that is Kushal Chauhan Physics Lectures, and I am Kushal Chauhan. तो बच्चों, ये जो क्लास है ये क्लास 11th का वेक्टर का सेकंड पार्ट है. ऑलराइट, जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये इससे पहले आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले. मैं जानता हूँ करीब 1 महीने से क्लासेस नहीं हो रही हैं, बट देयर वाज सम पर्सनल रीजंस. बट अब हमने इन क्लासेस को रिज्यूम कर दिया है और आपको रेगुलर इंटरवल पर, है ना, हर वीक आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना. वीक में 3 या 4 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी. इस क्लास से एक नया काम हम करने वाले हैं. नया काम ये है कि जो भी क्लास होगा इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना. और 2 दिन क्लास के बाद में जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, हर टॉपिक के हिसाब से या हर लेक्चर के हिसाब से 3-4 लेक्चर के बाद में जो आपके पास में जितना भी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा उससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा. और वो जो डीपीपी है उसको सोल्व करने के बाद में फिर आप उसमें जो डाउट्स हैं वो मुझसे ले सकते हैं, है ना. कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ऑब्वियसली अभी चूँकि लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो जो डाउट्स हैं बच्चों वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके पूछने होंगे. बट बहुत जल्दी ही हम लाइव लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं आप सब लोगों के लिए. और ये जो उसके शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर. तो आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में जाइए और प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपके स्क्रीन पर एक लिंक दिया हुआ है मेरा. इस लिंक पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए. तो इस पर आपको जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे उन सभी के पीडीएफ और जो भी रिलेटेड डीपीपी मैं आपको दूंगा या जो भी सूचनाएं मुझे आपको देनी होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. ऑलराइट, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो वेक्टर का सेकंड पार्ट है. चलिए, तो मैं छोटा हो जाता हूँ, हो गया. तो आज हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले हम वेक्टर्स का जो बेसिक्स है वो कर चुके थे. इसमें आपका वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में. जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको वो उससे लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं. क्लास 11 का पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं. आज हम जो करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन में. मैं आपको 3 डायमेंशन बता रहा हूँ, आप इसे 2 डायमेंशन में निकाल सकते हैं. तो देखिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और बच्चों ये मान लेते हैं हो गया जेड एक्सिस. अब एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना. मान लेते हैं हमारे पास में एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए. ऑलराइट, और ये मेरे पास में इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन हो गया, है ना. अभी जो वेक्टर ए है बच्चों, ये आपका जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस से बनाता है एल्फा एंगल मान लेते हैं, वाई एक्सिस से बनाता है ये बीटा एंगल मान लेते हैं, और वेक्टर ए जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको गामा मान लेते हैं. ऑलराइट, अभी जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स, कंपोनेंट अलोंग एक्स, है ना, इसको मान लेते हैं कौन सा है, ए एक्स, है ना, कंपोनेंट हो गया. और इसका कंपोनेंट अलोंग वाई, इसको मान लेते हैं ए वाई, और इसका कंपोनेंट अलोंग जेड, इसको मान लेते हैं क्या, ए जेड. ऑलराइट, तो जो वेक्टर है बच्चे, ये वेक्टर आप जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को आप कैसे शो कर सकते हैं. देखो, वेक्टर ए को शो कर सकते हैं, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके फॉर्म में. वेक्टर ए एक्सिस का कंपोनेंट था, किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे लगा देंगे यूनिट वेक्टर आई, ए वाई यूनिट वेक्टर जे, और ए जेड यूनिट वेक्टर के. ओके, तो जो वेक्टर ए है आपका, इस वेक्टर को हमने 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है. किसी भी वेक्टर को हम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में बच्चों ब्रेक कर सकते हैं, है ना. लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कंपोनेंट 3 ही हो सकते हैं, और 2 डायमेंशन में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कंपोनेंट्स 2 हो सकते हैं, है ना. 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, 3 डायमेंशन में 3 हो सकते हैं. लेकिन
अगर हम 3 डायमेंशन की बात ना करें, 2 डायमेंशन की बात ना करें, जनरल बात करें, तो जनरली किसी वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम या तो 2 डायमेंशन का यूज़ करते हैं या 3 डायमेंशन का यूज़ करते हैं। अब देखो ये जो ए एक्स है ये क्या है, ये जो ए एक्स है बच्चे, ये है आपका ए कोस एल्फा, और जो ए वाई कंपोनेंट है ये है ए कोस बीटा, और जो ए जेड कंपोनेंट है ये है ए कोस गामा। ऑलराइट, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि जो एंगल है ना, जो अल्फा एंगल है इसको निकाल सकते हैं, बीटा को निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं। कैसे? इससे आपके पास में आ जाएगा कोस एल्फा इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ऐसे ही आपके पास में कोस बीटा आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और कोस गामा आ जाएगा ए जेड डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो कोस अल्फा निकालने के लिए क्या करें कि जो वेक्टर है आपका ए, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इसको डिवाइड कर दीजिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं ए एक्स की, तो मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, जहाँ पे वेक्टर लगा रखा है ये वेक्टर है ना। अब जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम निकालेंगे ऐसे करके, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऑलराइट, ये मेरे पास में वेक्टर ए का कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है, आपको वेक्टर ए गिवन है, और वेक्टर ए जो है ये आपको गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये गिवन है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो, इसका मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ आई का जो कंपोनेंट, आई का जो मेरे पास में यहाँ पर कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हुआ? 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 25 प्लस 25 50 हो गया, है ना। तो कितना हो गया? 5√2 आ गया। कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास में 5√2 आ गया। ऑलराइट, ये मेरे पास में आ गया मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? जो वेक्टर होता है उसको अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? ये आ गया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कितना आ गया? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि 3i प्लस 4j प्लस 5k को डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, तो ये आपके पास में क्या आ गया? ये आ गया आपके पास में यूनिट वेक्टर। ओके, ये मेरे पास में हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि कंपोनेंट के ऊपर ही बेस्ड है, या कह सकते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कुछ फोर्सेस लगी हुई हैं बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव वाई है। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर होता है, वाई के अलोंग जे वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, और जेड के अलोंग होता है के यूनिट वेक्टर होता है। अब जो फोर्सेस लग रही हैं इनको इस पर दिखा देते हैं। मान लेते हैं एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दूसरी फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर लग रही है ना, और इसको ले लेते हैं कि ये कितनी है? ये 10 न्यूटन फोर्स है। जो थर्ड फोर्स है ये फोर्स ले लेते हैं हम, लग रही है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है ना, और ये मान लेते हैं ये हो गई 3 न्यूटन फोर्स हो गई है। और एक फोर्स बच्चों मान लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन में,
है ना। ये कौन सी फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन फोर्स लग रही है, और ये फोर्स को मान लेते हैं हम 8 न्यूटन। ठीक है, तो आपको बताना है इनका रिजल्टेंट क्या है, आपको इनका रिजल्टेंट निकाल कर बताना है कि रिजल्टेंट इनका क्या है। तो देखो अब क्या करें कि हम क्या करेंगे, पहले अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेंगे सारी फोर्सेज और अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेंगे, है ना। तो जो रिजल्टेंट है इसको शो करेंगे हम यहाँ पर ऐसे करके, F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ऑल राइट, इसको ऐसे शो करने वाले। तो अलोंग एफ एक्स निकाल लो पहले। देखो अलोंग एफ एक्स कितनी फोर्सेज आएंगी, यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स। एक तो मेरे पास में 8 न्यूटन हो गया, 8 आई कैप हो गया बच्चों, 8 न्यूटन हो गया तो 8 आई कैप हो गया। अभी जो 5 न्यूटन है इसका एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स, है ना। कितना है ये है 5 कोस 30। तो कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पर 5 कोस 30 आई कैप हो गया। इसी का एक कंपोनेंट जो है, आप देखो एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस पर आएगा, हमें वाई एक्सिस पे नहीं चाहिए अभी, हमें चाहिए एक्स एक्सिस पर। तो जो 10 न्यूटन है इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कितना आएगा मेरे नेगेटिव एक्सिस से बच्चों, तो माइनस आई कैप लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -10 कोस 60 आई कैप। और तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्सेज नहीं है, 3 न्यूटन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं पहले एफ एक्स को। कितना आ गया 8 आई कोस 30 कितना होता है √3/2, तो प्लस 5√3/2 आई, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो -10/2 कितना हो गया 5 आई आ गया। तो एफ एक्स आपके पास में आ गया बच्चों, 8 में से 5 गया 3 गया, तो 3 आई प्लस 5√3/2 आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ एक्स आपके पास में आ गया 3 प्लस 5√3/2 आई कैप। ऑल राइट, सिमिलरली आप क्या करें, आप निकाल लीजिए अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फोर्सेज का जो अलोंग वाई एक्सिस आ रही कितनी आ रही हैं। अब वाई एक्सिस पे देखो, जो 5 का कंपोनेंट है हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया था, अब वाई पे नहीं, वाई पे कितना आएगा इसका, वाई पे आएगा 5 sin 30, और 10 का कितना आने वाला है, 10 का आने वाला है 10, ये भी इसके अलोंग आएगा 10 sin 60, ये आ गया मेरे पास में। और 3 न्यूटन कहाँ है, ये नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस जे में है। तो प्लस जे में कौन से, ये दोनों हैं 10 sin 60 और 5 sin 30। तो क्या लिखेंगे 10 sin 60 जे कैप, प्लस डायरेक्शन में है 5 sin 30 भी, तो प्लस 5 sin 30 जे कैप, और 3 न्यूटन कहाँ है नेगेटिव जे डायरेक्शन में, तो -3 जे कैप। ये सब न्यूटन में है। तो कितना आया मेरा 10 sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 × 10 कितना होगा 5√3। तो ये हो गया 5√3 जे कैप, और 5 sin 30 यानी 5/2, 5/2 कह सकते हैं 2.5, है ना। तो 2.5 जे कैप -3 जे कैप। तो एफ वाई आपके पास में आ गया, ये प्लस 2.5 ये -3 हो गया, तो -0.5 हो गया, है ना। यानी -1/2 मान लेते हैं, -1/2 2.5 जगह 1/2 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5√3 -1/2 जे कैप आ गया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अब आपके पास में जो आ गया है, एक तो आपके पास में आ गया एफ एक्स आ गया, एक आगे पास में एफ आई आ गया है, आगे नहीं आ गया। तो जो वेक्टर बनेगा आगे पास में, जो वेक्टर बना हमारे पास में, क्या बना वेक्टर, वेक्टर हमारे पास बना ये। तो देखो वेक्टर एफ जो मेरे पास में आया, ये कितना एफ एक्स आई कैप, तो कितना 3 + 5√32 आई कैप, और प्लस एफ वाई जे कैप है, तो एफ वाई मेरे पास में यहाँ पर है कितना 5√3 -1/2 जे कैप आ गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा √, इन दोनों को आई और जे के जो कोएफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए आप। तो कितना 3 + 5√3 / 2 होल स्क्वायर, और प्लस 5√3
-1/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका ऐसे करके निकल जाएगा। तो देखो जितनी भी फोर्सेज लगी हुई हैं, इन सभी फोर्सेज की हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दिए इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे। उसके बाद में जो रिजल्टेंट मेरे पास में फोर्स बनी होगी उसको हमने शो किया कैसे करके कि ये वेक्टर एफ है ना, फोर्स वेक्टर एफ होगा, वेक्टर एफ विल बी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप। बस फिर हमने एफ एक्स निकाला, एफ आई निकाला, उसको यहाँ उठा के हमने सोल्व कर लिया। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको सही में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ओके, तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ओके, मोशन में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, मोशन वाले चैप्टर में, पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ऑलराइट, तो उसको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। वंस अगेन हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो ये आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, और आपका हो गया ओरिजिन। तो अब मान लेते हैं कोई पार्टिकल मोशन में है और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। मान लो ये मेरे पास में ए पॉइंट है और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और z1, है ना। और ये कहाँ जाता है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट पर जाता है। कुछ समय के बाद में ये बी पॉइंट पर जाता है। इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और z2 कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। ऑलराइट, तो अब अगर मैं ओरिजिन को, अगर मैं क्या करूं कि ओरिजिन को, ओरिजिन से ए को मिला दूं, ओरिजिन से जो ए की तरफ वेक्टर होगा इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मान लेते हैं हम इसे R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओरिजिन है इसको बी से जो मिलाने वाला वेक्टर होगा उसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर बी हो गया। देखो इसको मैं R2 कर लेता हूँ। और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों आ रहा है वो कौन सा होगा, अब ए से बी पे गया ना, तो ए से बी को आप मिला दीजिए, ए से बी को आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से और वेक्टर बना दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए पी, है ना, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। मान लिया हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है ना। तो देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा रखा है मैंने। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप जानते हो बच्चों कि क्या होगा, ये देखो पहला वेक्टर कौन सा है, R1। अब इस वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर की टेल मिली हुई है तो R1 प्लस डी, और जो मेरे पास में ये वेक्टर डी है ना, इसकी हेड से R2 की हेड मिली हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, R2 इस वेक्टर, ये जो मेरे पास में वेक्टर का सिस्टम है इसका रिजल्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर R2 हो गया। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपके पास में आया वो कितना आया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 आ गया। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑलराइट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर पॉइंट दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो पॉइंट दे रखे हैं उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर अगर आप चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो जो पॉइंट ए था, जब पार्टिकल पॉइंट ए पर था तो उसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1, z1। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर R1 बना, जो वेक्टर R1 फॉर्म यहाँ बना लेते हैं, जो वेक्टर R1 फॉर्म हुआ ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और वेक्टर R2 कितना होगा बच्चों,
वेक्टर R2 इस तरह से हुआ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और पोजीशन वेक्टर D क्या हो गया, आप जानते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D कितना हुआ, ये हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। बहुत आसान है, अब इससे माइनस कर दो, देखो x2 माइनस x1 आई कैप आ जाएगा, कितना आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आपके पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो सिंपली क्या करना है आपको, अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको a के और b के, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। ऑलराइट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकाल सकते हैं आप, है ना। आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट पता है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों लोग, है ना। एक क्वेश्चन करें इस पे, सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन करें एक। चलिए करते हैं एक मिनट, एक सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल जो है पॉइंट ए से पॉइंट पी पे गया, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए। अब ए पॉइंट के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या मान लेते हैं 1 2 3 है, टू बी पे गया और बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 6 9, क्या 4 6 9 है। तो आप बताना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो बल्कि आप बताओ कि इसके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं ए और बी के, है ना, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। पहले तो ये बताएं आप, ठीक है, तो बता देते हैं, इसमें बताने में क्या है। ए का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा मेरे पास में, वेक्टर है तो वेक्टर लगाएंगे यहाँ पर, और फिर कितना आएगा 1 है यहाँ पर, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिमिलरली बी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, है ना, ऐसे करके बनेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, देखो उसको निकाले, इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सिंपली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस कर लीजिए। तो ये क्या आएगा मेरे पास में, ये आएगा x2 माइनस x1 4 माइनस 1, देखो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप प्लस 9 माइनस 3 के कैप आ गया। तो कितना है आपके पास में, 3 आई कैप, 6 में 2 गया, 4 जे कैप और 6 के कैप। ये वेक्टर, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता लग गया। अब फटाफट से आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों प्रोडक्ट्स की। अभी तक हमने बात किया किसका, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, है ना, और पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी वेक्टर को हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई जे के फॉर्म में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट एल्जेब्रिकली नहीं होता, इसके लिए स्पेशल लॉज है। तो दो तरह से वेक्टर का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है क्या है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक मिनट, द मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी डन बाय सिंपल algebraic मेथड। The product of two vectors may be a scalar as well as vector. All right, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब देखो,
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद देयर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हो गया है, देखो मान लो आगे पास में वेक्टर है ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर आगे पास में मान लेते हैं ये आपके पास में बी वेक्टर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या? वेक्टर ए डॉट लगाएंगे यहाँ पर, फिर वेक्टर बी लिखेंगे, और फिर क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, और इनके बीच का जो एंगल है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसका कोसाइन कोस थीटा, ये आगे पास में होगा क्या? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो एग्जांपल बाद में बताएंगे आपको, ठीक है ना, एग्जांपल बाद में आराम से बताएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको जो है डॉट प्रोडक्ट में आई जे कैसे कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ये नहीं बताया, तो बता देंगे तब एग्जांपल करेंगे। चलिए, तो पहले डॉट प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। पहली फीचर है बच्चों कि ये क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये एसोसिएटिव भी होता है, ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी और ए डॉट सी, है ना, या ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी भी हो सकता है ना। इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं कर सकता, आप पहले ए डॉट सी लिख लें फिर बाद में ए डॉट बी लिख लें, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, दो वेक्टर अगर सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकाले जाएं, सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकाले जाए तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस, है ना। सेम वेक्टर के, दो वेक्टर के मैं क्या निकालूँ? डॉट प्रोडक्ट निकालूँ। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए के पास में है 3i + 4j + 5k है, और मैं कहूँ निकालो ए डॉट ए। तो ए डॉट क्या होगा? ए का स्क्वायर, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ए, इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? हो गया आपका 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। कितना आ गया मेरे पास में? ये 50 आ गया। कितना आंसर आ गया? 50 आ गया, ठीक है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए इंटू बी कोस थीटा हो गया, है ना। देखो वेक्टर डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा होता है, तो कितना? ए इंटू बी कोस थीटा, यानी कि ए मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं ये मेरे पास में वेक्टर ए है, और ये मेरे पास में यहाँ पर ये वेक्टर बी है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब हुआ ए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए का मतलब क्या होगा कि बी का कंपोनेंट अलोंग ए, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये बी कोस थीटा आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर? ये बी कोस थीटा आ जाएगा, बी का कंपोनेंट अलोंग ए बी कोस थीटा आ गया, ठीक है ना। ऐसे करके तो बी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये मेरे पास में आ जाएगा ए डॉट बी, या कह सकते हैं बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। चलिए, अब देखो अगर आई जे के फॉर्म की बात करें, आई जे और के फॉर्म बात करें, तो दो मेरे पास में आई जे के क्या होते हैं? आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, और के है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट क्या होता है? 1 होता है। कैसे? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो देखो आप आई डॉट आई का मतलब क्या है? आई का मैग्नीट्यूड और कोस एंगल बिटवीन डैम। अब चूंकि सेम वेक्टर है, दोनों वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ही हैं, आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस है, तो दोनों सेम वेक्टर हो गए, तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 हो गया, तो कोस 0 हुआ नहीं हुआ? कोस 0। और आई का मैग्नीट्यूड, आई या कोई भी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा एक ही होगा, चाहे आई हो चाहे किसी वेक्टर से हमने यूनिट वेक्टर निकाला हो। तो कितना? 1 × 1, और कोस 0 में कितना? 1 होता है, तो 1 आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के कितना? 1 आ गया आपके पास में। अब देखो
आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, है ना, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, कितने जीरो होंगे, क्यों होंगे जीरो, आप देखो यहाँ पर ये आगे पास में ऐसे करके है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है ये आई कैप होता है, वाई के अलोंग कितना होता है बच्चों, जे कैप होता है, और जेड के अलोंग क्या होता है, के कैप होता है। तो आई और जे में कितना एंगल है, 90 का। ऐसे ही जेड एक्सिस में और जेड एक्सिस में और एक्सिस में कितना, यहाँ भी 90 का ही है और यहाँ भी 90 का ही है, ये भी 90 का ही है। इन तीनों एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होता है बीच में, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आई डॉट जे मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 0 आ गया। तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 आ गया। सिमिलरली जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के भी 0 ही आएगा, है ना। नाउ अगर वेक्टर आपके जो वेक्टर्स हैं आपको वो आई जे के फॉर्म में है ना, और दो वेक्टर को प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट करना है आपको, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो क्या करें, आप जो आई का कोएफिशिएंट है उसको आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, और आप सिंपल ऐड कर दे ऐसे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी आपको गिवन है -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। आपको कह रहा है कि ए डॉट बी निकालो। तो क्या करना है आपको, सिंपली आई का कोएफिशिएंट 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय बी का, आई का यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है, -2, तो 3 - 2 प्लस जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, ये +4 है +2 है, तो 4 × 2 प्लस के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, ये 5 है -5 है, तो 5 × -5 कितना आ गया, -25 आ गया, है ना। तो -6 + 8 और ये कितना हो गया, -25, ठीक है। तो ये कितना, -23 आपका आंसर आ गया इसका। सिंपल आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा हाँ सुनो, अब दो, अगर आपके पास वेक्टर गिवन है और वो पूछे कि इनके बीच का एंगल निकालो, क्या निकालो, इनके बीच का एंगल निकालो, तो एंगल कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये एंगल आ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर कहे कि इनके बीच का एंगल निकालो, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, आप एंगल बताइए कि एंगल क्या है। तो क्या एंगल निकालेंगे हम यहाँ पर, कोस थीटा होगा बच्चे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, क्या इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए इसे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल चुके हैं, यहाँ पे कितना, -23 आया, तो आ गया -23। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना आ गया, √3 3 × 9 4 4 16 5 5 25, कितना आ गया, 5√2 आ गया, कितना, 5√2 आ गया। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना आया, -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 + 25, तो 25 14 29 33, तो कितना आ गया मेरे पास में, ये √33 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 5√2 × √33, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा ये आपके पास में एंगल आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए तेजी से करते हैं। 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, है ना। अब देखो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैंने अभी दिखाया था आपको कि एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ऐसे करके, है ना। तो जो वेक्टर्स होते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट कैसे आते हैं, 0 आते हैं। तो सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं, कोई से भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएंगे, है ना। और मैक्सिमम कब होगा, जब पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ थी।
डॉट प्रोडक्ट के बारे में। चलिए अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यानी ए का कंपोनेंट बी के साइड में। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी ये दो तरह से निकलता है बच्चों, एक स्केलर फॉर्म में निकलता है और एक वेक्टर फॉर्म में निकलता है ना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, जैसे ए और बी वेक्टर बीच में ए डायरेक्शन में और बी डायरेक्शन में थीटा एंगल है, तो ए का कंपोनेंट बी का अलोंग कितना आता है, कोस थीटा आता है। तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास में है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी है ना, ए का कंपोनेंट अलोंग कितने आ गया, ए कोस थीटा आ गया, आगे नहीं आ गया। तो निकालना प्रोजेक्शन, क्या निकालना प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन कितना आ गया, ए कोस थीटा है ना। तो आपको ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, जो एंगल दे रखा थीटा निकाल लीजिए कोस थीटा। लेकिन अगर आपको क्या दे रखा हो, आपको ये आई जे के फॉर्म वेक्टर दे रखा हो और आपको क्या पता हो, वेक्टर ए पता है आई जे के फॉर्म में, और जो वेक्टर बी है इसका आपको यूनिट वेक्टर पता है, तो सिंपली करें वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। एक तरीका ये भी निकालने का है क्या, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। ये कई बार शॉर्टकट हो जाता है, अगर आप जैसे नीट जैसे एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे तेज़ी से काम करना होता है ना। तो वहाँ पे क्या करें कि अगर आपको कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी निकालें, तो वेक्टर ए ले लीजिए और उसको वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। और अगर आपको ये जो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का अलोंग वेक्टर बी निकालना है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ का रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, अगर ए का बी में निकालना हो तो कैसे निकलेगा, यहाँ हमारे पास में वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए कितना मेरे पास में 2i + 3j है, और डॉट प्रोडक्ट करना किससे, किससे मल्टीप्लाई करना मुझे से, बी के यूनिट वेक्टर से। बी का यूनिट वेक्टर कितना होगा, बी का यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। वेक्टर बी है i, ये j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1² + 1² 2 हो गया, तो √2 हो गया, होगा नहीं हो गया। तो कितना है ये 2i + 3j, और ये मेरे पास में आया 1/√2i कैप, और यहाँ पे 1/√2j कैप आ गया। डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसका, तो 2 × 1/√2 कितना आया, 2 × 1/√2 2/√2 आ गया, प्लस 3 × 1/√2 कितना आ गया, 3/√2 आ गया, तो कितना आ गया 5/√2 आ गया। तो आंसर हो गया आपके पास में ए आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में दे रखे हो तो अब निकाल लीजिए। वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग बी कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट बी। अगर कहे वेक्टर बी का अलोंग ए है ना, क्या कहे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या करेंगे आपसे, फिर वेक्टर बी को आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से, ठीक है, ऐसे करके करेंगे। चलिए अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको निकालना है बच्चों, तो क्या करें, जो वेक्टर है आपका उसका कंपोनेंट बी के अलोंग ए कोस थीटा होगा। अब इस ए कोस थीटा को मल्टीप्लाई करें बी की डायरेक्शन से, ए कोस थीटा को मल्टीप्लाई करें बी की डायरेक्शन से। अगर ए का कंपोनेंट आपको बी की डायरेक्शन में निकालना है, अगर ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालना है, तो आप क्या करें कि वेक्टर ए को, जो वेक्टर ए है इसको पहले क्या निकाल लें, इसका निकाल लें पहले आप स्केलर प्रोडक्ट, क्या निकाल लें आपका, सॉरी स्केलर कंपोनेंट निकाल लें। पहले हमने स्केलर निकाला था ना प्रोजेक्शन में, क्या निकालता है, स्केलर निकाला था। अब हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो पहले स्केलर फॉर्म में निकाल लें। स्केलर फॉर्म में निकालने के बाद में क्या काम करें, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, सिंपल प्रोडक्ट ने किससे करें मल्टीप्लाई, वेक्टर बी से, किससे, वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से, यानी कि डायरेक्शन से। क्लियर है। तो सिंपल बात है, वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब है, वेक्टर फॉर्म मतलब ये है कि स्केलर फॉर्म में निकाल लो बच्चों, और स्केलर फॉर्म में निकालने के बाद में जिस वेक्टर के अलोंग वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। इसको याद रखें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने किसकी बात की थी,
स्केलर प्रोडक्ट की बात करी थी, अब बात करें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड with the sign of angle between them and its direction is perpendicular to the plane containing both the vectors। ठीक है, ये क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अगर दो वेक्टर मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास में वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ए बी, इनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी बच्चों, जिस प्लेन में दो वेक्टर हैं इसकी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दो वेक्टर गिवन है। ऑलराइट, तो समझते हैं कि इस डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, है ना, इस डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं। तो देखो मान लेते हैं मेरे पास में ये है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट चलेगा, ये वेक्टर ए है, वाइट इतना काम नहीं कर रहा है, कौन सा पेन चलेगा इस पर, रेड पेन चला लेते चलो। ये वेक्टर मेरे पास में मान लीजिए ए है और ये वेक्टर मेरे पास में मान लीजिए बी है ना। और देखो बच्चों, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, और ऑब्वियसली ये इनका हो गया ओरिजिन, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन में है ना, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ऑलराइट, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर, हम क्या क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा मेरे पास में, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है इसका साइन, है ना, मल्टीप्लाई, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये देंगे यूनिट वेक्टर एन से, और यूनिट वेक्टर एन कौन सा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। आप समझो बात को। तो क्या करें आप इसके डायरेक्शन निकालने के लिए, अपने राइट हैंड को ऐसे करके आप एक्सटेंड करें, ऐसे करके, है ना, बिल्कुल। ये जो पाम है आपकी, है ना, ये जो आपका हाथ है, ये आपका टुवार्ड्स वेक्टर ए, जहाँ से अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो वेक्टर ए की तरफ होना चाहिए, अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी है, ए है, तो वेक्टर बी की तरफ होना चाहिए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर आ रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ए से बी की तरफ लेके जाएं, ए से बी की तरफ लेके जाएं, ऐसे करके। अगर ए ऐसे है और बी ऐसे है तो ए से बी की तरफ लेके जाएं, ऐसे करके। तो ये थंब आपका बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, नहीं है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो ये भी वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करें, ए क्रॉस बी का मतलब वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप इसे रोटेट करें, तो जिस डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में। अब अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है तो क्या करेंगे, हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो रोटेट नहीं कर सकते ना, इसको ऐसे मोड़ दूंगा मैं, तो क्या करना पड़ेगा, हाथ को घुमाना पड़ेगा ऐसे करके, फिर वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ ऐसे जाएंगे तो थंब नीचे करेगा, है ना। तो इस केस में देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर आता है ना। तो ये जो डायरेक्शन है असल में जो ए क्रॉस बी है, ये क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, क्या है मेरे पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो असल में ये जो वेक्टर्स होते हैं जो आपके पास में वेक्टर जो प्रोडक्ट आता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जितने सर्कुलर मोशन होते हैं उनमें जो सर्कुलर मोशन में जो क्वांटिटीज होती हैं उनको शो करने के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सीलरेशन हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, टॉर्क हो, है ना। ये सारे कौन से हैं, ये सारे आपके
एक्सियल वेक्टर हैं। और एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही शो करते हैं। असल में जिस प्लेन में मोशन हो रहा होता है, जैसे इस प्लेन में मोशन हो रहा है, मान लो एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो वेक्टर कौन सा होगा, या तो पॉजिटिव जेड में होगा या नेगेटिव जेड में होगा, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो पॉजिटिव जेड में होगा, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो नेगेटिव जेड में होगा, ऐसे करके। ऑलराइट, तो आपको सही में आ गया होगा ये। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ लॉज हैं, उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, है ना, समझ लीजिए। ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या है, ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नेगेटिव और बी क्रॉस ए होता है ना। और जो इसका एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी होती तो है लेकिन स्ट्रिक्टली ऑर्डर में, है ना, स्ट्रिक्टली ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा, ये ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी नहीं हो सकता, ठीक है ना। या बी क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाय सी क्रॉस ए नहीं हो सकता, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए नहीं कर सकते इसको, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। और ये क्या बेटा, ये डॉट नहीं है, ये क्रॉस है, क्या है, ये क्रॉस है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, इसलिए जीरो हो गया, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए दोनों सेम वेक्टर हैं, तो बीच का एंगल जीरो हो गया इसमें। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है तो 0 डिग्री, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो भी आए, इसका जो मैग्नीट्यूड है साइन जीरो कितना, जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा, तो जीरो। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दो वेक्टर आपको दे दिए जाते हैं, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, और कहते हैं एक ऐसे वेक्टर बताएं जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसे वेक्टर बताएं जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ए क्रॉस बी निकालो और ए क्रॉस बी को उसके जो ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बात सही हमारी है। तो आपके पास में यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। आइए बताता हूँ, क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। अब देखो, आई डॉट जे, जे डॉट जे और के डॉट के कितना आएगा, जीरो आएंगे। क्यों जीरो आ रहे हैं, क्योंकि आई और आई दोनों सेम अलोंग सेम लाइन है, जे और जे दोनों सेम अलोंग सेम लाइन है, और के दोनों वो भी तीनों वो भी आपके अलोंग सेम लाइन है, यानी कि जेड एक्सिस के हैं। तो इनके बीच का एंगल जीरो हो गया, तो सारे कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस क्रे और के क्रॉस के इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, है ना। अब देखो, आई क्रॉस जे के होता है, इसको समझो, और जे क्रॉस के कितना होता है, आई क्रॉस जे होता है के क्रॉस, जे क्रॉस के होता है बच्चे आई क्रॉस सॉरी आई आई कैप, और के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, जे कैप होगा। मैं कैप को क्रॉस बोल रहा हूँ, है ना होता है, समटाइम्स होता है ऐसा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे ऐसे करके। मान लेते हैं यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर के है ना। अब चलो आप कैसे, क्लॉकवाइज चलो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यानी आई क्रॉस जे क्या आएगा, के। अगर मैं आई को जे में क्रॉस करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव के आएगा, और जे को क्रॉस करूँगा के से तो पॉजिटिव आएगा, और के को क्रॉस करूँगा आई से तो पॉजिटिव जे आ जाएगा। बस ये हमारी है, आई को जे से करेंगे क्रॉस तो के आएगा, जे को के से करेंगे तो आई आएगा, के को आई से करेंगे तो जे आएगा, पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आई लिखें, यहाँ पे जे लिखें और यहाँ पे के लिखें, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले इसमें तो नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, और आई क्रॉस के माइनस जे, है ना, और के क्रॉस जे माइनस आई आ जाएगा। बस ये हमारी है, ऐसे करके इसका याद रखें। अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर वो आई जे के फॉर्म में हो, है ना।
तो उसके लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, A1I B1J C1K, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है A2I B2J C2K से। तो ये हमारे पास में जो मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं बताता हूँ आपको। तो मान लेते हैं दो वेक्टर हैं आपके पास में बच्चों, वेक्टर A है I प्लस 2J प्लस 3K। समझाने के लिए आसान सा ले लेते हैं, वेक्टर B है आपके पास में 2I कैप प्लस 3J कैप और प्लस 4K कैप। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता तो बड़ा आसान था, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20, तो 20 आ जाता। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, ना कि मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे, देखो A क्रॉस B, तो हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले यहाँ लिखेंगे I, फिर लिखेंगे J, फिर लिखेंगे K, फिर I J के नीचे जो वेक्टर A है उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और वेक्टर B के कोएफिशिएंट कौन से हैं, 2 3 और 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, A क्रॉस B, सबसे पहले क्या करें, आप I लिखें यहाँ पर और ब्रैकेट लगाएं, और जब I लिखें तो I के ऊपर आप हाथ रख लीजिए, ऐसे I को ऐसे करके यहाँ पर हाथ रख लीजिए इसके ऊपर, और कहाँ चलें, 2 से 4 पे जाएं, है ना। I पे हाथ रख लीजिए, 2 से पहले 4 पे जाइए, ऐसे करके, है ना, क्रॉस चलना है आपको, क्रॉस जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया। फिर स्ट्रेट चलेंगे, अब स्ट्रेट 4 से आगे तो नहीं जा पाएंगे, वापस आना पड़ेगा, तो माइनस लगाएं आप, है ना, और स्ट्रेट आगे फिर 3 पे आ जाएंगे, तो 3 से फिर क्रॉस जाएं आपके पास में, ऐसे करके क्रॉस जाएं, तो कितना आ गया है, 3 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पे लगाएं प्लस J। कुछ बुक्स में यहाँ पर नेगेटिव लगा होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ जगह पर यहाँ पे नेगेटिव लगा होता है और ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। बट मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको प्लस ही लगाना है और ऑर्डर चेंज नहीं करना, सेम ऑर्डर में करना है काम, है ना। ये बहुत आसान तरीका, इससे भूलते नहीं हैं आप लोग। तो क्या करना है, सिस्टम क्या है, अगर आपने I लिखा है तो I वाले कॉलम पर हाथ रख लीजिए, है ना, और ऊपर से जहाँ पे J से स्टार्ट कीजिए, 2 से क्रॉस जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में स्ट्रेट आएंगे तो माइनस लगाइए, और फिर क्रॉस चलिए, तो क्रॉस जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, के पे आ जाएंगे। अब क्या करें आप, अब I से हाथ हटा लीजिए, आप किस पर जाइए, J पर जाइए, J लिख दीजिए प्लस करके। अब J के ऊपर जो कॉलम है उसके ऊपर हाथ रख लीजिए। लास्ट टाइम कहाँ पे थे आप, 3 पढ़ते, 3 पढ़ते हैं ना यहाँ पर, तो 3 से यहाँ पे लिखिए 3, और 3 से क्या करना है बच्चे आपको, अब आपको फिर क्रॉस चलना है। तो J पे तो आपने हाथ रखा हुआ है ऐसे करके, इसको छुपा रखा है, तो 3 से क्रॉस कहाँ आ सकते हैं, 2 पर आ सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। अब क्या चलना है, स्ट्रेट चलना है। अब स्ट्रेट बाहर तो आएंगे, स्ट्रेट चलना वापस आना है, J तो है ही नहीं यहाँ पर क्योंकि आपने हाथ रख रखा है, तो 4 पे आ जाएंगे, तो माइनस करके यहाँ पे लिखिए 4, और फिर क्रॉस चलना है आपको, तो क्रॉस कहाँ जाएंगे, 2 पर तो नहीं आ सकते क्योंकि 2 पर तो हाथ रखा हुआ है J पे, तो 4 से क्रॉस चल के आप कहाँ पे आएंगे, आप 1 पर आएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। फिर क्या लिख लीजिए यहाँ पर, K लिख लीजिए। अब K के ऊपर हाथ रख लीजिए ऐसे करके, जो K है K को छुपा लीजिए, K वाले कॉलम को छुपा लीजिए। लास्ट टाइम कहाँ पढ़ते आप, 1 पढ़ते ना J के नीचे। अब 1 से स्टार्ट कीजिए। अब जब 1 से आप स्टार्ट करेंगे बच्चे, जब 1 से स्टार्ट करें तो क्रॉस चलेंगे आप, तो 1 से क्रॉस कहाँ चलेंगे, पहले 1 लिख लीजिए यहाँ पर, 1 से क्रॉस कहाँ आएंगे, 3 पे ही आ सकते हैं आप, तो 3 पे आ जाइए, स्ट्रेट चलिए। अब स्ट्रेट इधर तो जाएंगे क्योंकि तो छुपा रखा है, तो स्ट्रेट ऐसे आएंगे, तो माइनस क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 इंटू 2, ये ऐसे करके आप निकाल लीजिए। तो कितना है आपके पास में, 8 माइनस 9, तो माइनस I कैप, ये 6 माइनस 4, तो प्लस 2J कैप, और ये 3 माइनस 4, तो माइनस K कैप। ये क्या आ गया पास में, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आ गया, है ना। तो जो दो वेक्टर हैं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये है, मान लेते क्या है, ये मेरे पास में वेक्टर C है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर आपके पास में आ जाएगा। ऑलराइट,
तो आपको एक काम करना आ गया। लेक्चर करीब करीब 1 घंटे का होने जा रहा है, इसको कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा लंबा लेक्चर कर रहे हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स में इतना ही बच्चों, ये सारी सारी वेक्टर की टोटल कंप्लीट स्किल है। हाफ पार्ट इससे पहले लेक्चर में किया गया था, हाफ पार्ट इसमें कर दिया गया है। इन सारी जो वेक्टर की जो असल में वेक्टर एक तरह का मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए, जिसका यूज होता है हर एक चैप्टर में। आप देखो फिजिक्स में तमाम ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जब वेक्टर क्वांटिटीज को हम यूज़ करते हैं, उनको सोल्व करते हैं, तो वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। वेक्टर सिर्फ आपका मोशन इन ए प्लेन में ही इस्तेमाल नहीं होता, करीब करीब फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो फोर्स हो या आपके पास में सर्कुलर मोशन हो, है ना, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको ध्यान से करिए, और जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आप कीजिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलने वाला हूँ और हम स्टार्ट करेंगे फोर्स। ऑलराइट, इस बीच में जो आपके लेसन्स रह गए हैं, जैसे कि आपके पास में मोशन रह गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D एंड 3D। ऑलराइट, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरे पास में, और रिलेटिव मोशंस की बहुत सारे केसेस हैं। इन सभी केसेस को अगर आप लोग कहेंगे, आप बताइएगा मुझे, तो बीच में एक स्पेशल क्लास रख के इसको कंप्लीट कर देंगे। बट अभी मैं फोर्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड हाँ, आई रिमाइंड यू कि आप टेलीग्राम जो है उस चैनल, जो टेलीग्राम ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और मुझे इसको इस लिंक पर फॉलो कीजिए, तो मैं आपको इस लेक्चर की जो आपकी PDF है वहाँ मिल जाएगी आपको। ऑलराइट, और जो भी मेरे पे शेड्यूल होंगे या जो भी नोट्स होंगे आपको सारे वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और हाँ, लाइक करना मत भूलना, है ना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए आप। ऑलराइट, और अपने दोस्तों को जोड़िए बच्चों। ठीक है, टिल देन टेक वेरी गुड केयर योर सेल्फ। थैंक यू।